हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हर्ष वर्मा। आप सभी को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर बेस्ड इन क्वेश्चंस को। इनमें हम सीखेंगे कि किस तरह से दिए गए 4 ऑप्शंस में से हम सही ऑप्शंस को चुनते हैं, उन सही ऑप्शंस को चुनने के पीछे लॉजिक्स क्या होते हैं, क्या नियम होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इन सारी चीजों को हम थोड़ा डिटेल में आज सीखेंगे और इन्हें एक एक करके हम आगे सॉल्व करेंगे। इस सेशन को पूरा देखिएगा। इस पूरे सेशन को देखने के बाद मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों को काफी नॉलेज इस सेशन से मिलेगी और ऐसे कई सेशंस आने वाले समय में मेरे आएंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल इंग्लिश विद हर्ष वर्मा को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। आगे चल के काफी सारे वीडियोस आप लोगों को सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर, ग्रामर पर, वनडे एग्जाम्स, कोई भी वनडे एग्जाम जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसएससी, जितने भी एग्जाम जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है, मैं इन सभी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को आगे चल के डिस्कस करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को हमारे पहले क्वेश्चन से, एंड दैट इज आवर गेस्ट अराइव्ड, दे आर सिटिंग इन द गार्डन। स्टूडेंट्स, यहां पर आपको इस हाइलाइटेड वर्ड की जगह इन चारों ऑप्शंस में से एक सही आंसर चुनना है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सही ऑप्शन के लिए हमें करना क्या है। सबसे पहले एक चीज को समझिए, ये चारों ऑप्शंस जो दिए गए हैं, पहले आपको यह पता करना होगा कि इनका इस्तेमाल करते क्यों है। जिस भी स्टूडेंट को अच्छे से ग्रामर पता होगी वो इसका जवाब दे पाएगा, और जिसे पता ही नहीं है कि आर अराइविंग का इस्तेमाल कहां किया जाता है, हैव अराइव्ड का इस्तेमाल कहां किया जाता है, शैल अराइव का इस्तेमाल कहां करते हैं, माइट का इस्तेमाल कहां करते हैं, उसके लिए ये चारों ऑप्शंस बराबर होंगे। वो एक भी आंसर को, एक भी सही ऑप्शन को वो चुन नहीं पाएगा। सो आइए देखते हैं अपने पहले इस क्वेश्चन को। अवर गेस्ट अराइव्ड, इसमें जो हाइलाइटेड वर्ड अराइव्ड है, इस अराइव्ड का मतलब होता है पहुंचना। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो अराइव्ड शब्द है, ये अराइव्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जब भी हम किसी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये घटना वर्तमान की नहीं है, ये घटना पहले हो चुकी है, पास्ट में हो चुकी है। तो ये जो हमारी मेन क्लॉज है, यहां से पता लगता है कि ये घटना पास्ट की है। बीच में सेमीकोलन है जो कंजंक्शन की जगह पर आ रहा है, एंड यहां जो अगली मेन क्लॉज आपके सामने लिखी हुई है, ये दिखाती है कि ये प्रेजेंट में है। अब जो आपको एरर बताना है वो ये बताना है कि इस हाइलाइटेड वर्ड अराइव की जगह इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो मैं आपको ये बता दूं सबसे पहले कि अगर वो लोग गार्डन में प्रेजेंट में बैठे हुए हैं, यहां कहा जा रहा है कि वो पास्ट में आए हैं, इसका मतलब पास्ट की घटना कंप्लीशन को दिखाती है, आने का काम पास्ट में खत्म हो गया। ये दिखा रहा है कि ये वर्तमान में बैठे हुए हैं, तो ये नहीं हो सकता। एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि आने का काम पास्ट में हो चुका है, और एक तरफ दिखा रहे हैं कि वो लोग गार्डन में बैठे हुए हैं। आपको यहां पास्ट यूज नहीं करना है, आपको यहां पर वो ऑप्शन चुनना है जो इस प्रेजेंट का रिलेशन प्रेजेंट से दिखाए। तो पहला ऑप्शन जो शेल अराइव आ रहा है, शेल दिखाता है फ्यूचर को। जो आप शेल एंड विल का इस्तेमाल आप करते हैं वो फ्यूचर के लिए करते हैं। इसका मतलब अगर कोई गार्डन में बैठा हुआ है तो वो आ चुका है, पहुंच चुका है, ना कि वो पहुंचेगा। तो शेल अराइव राइट आंसर नहीं होगा, शेल दिखाएगा फ्यूचर को। इसके बाद में अगर बात करूं स्टूडेंट्स हमारे थर्ड ऑप्शन की, दैट इज आर अराइविंग। आर अराइविंग का मतलब है कि वो लोग अभी पहुंच रहे हैं। अगर वो लोग अभी पहुंच रहे हैं तो वो गार्डन में कैसे बैठे हुए हो सकते हैं। इसका मतलब उनके पहुंचने का काम ना तो पूरा हुआ है, वो चालू है। अगर वो पहुंचने का काम चालू है, वो बीच रास्ते में है, तो वो गार्डन में इस वक्त नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जब भी हम एज एम आर के बाद या वॉज वर्क के बाद आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं तो यहां से हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई काम चालू है, कॉन्टिन्यू है। तो कॉन्टिन्यू दिखाने के लिए, कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। अगर वो लोग गार्डन में है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग पहुंच चुके हैं, उनके पहुंचने का काम हो चुका है, और काम के कंप्लीशन को दिखाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब जिसे हम कहते हैं दैट इज हैव, जिसका टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रेफर करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं हैव का। और जब भी हम हैज या हैव का यूज करते हैं तो ये दिखाता है कंप्लीशन को। इसका मतलब उनके पहुंचने का काम खत्म हो चुका है, और अगर वो पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब वो गार्डन में बैठे हुए हैं। जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये दिखाता है कि पास्ट का प्रेजेंट से रिलेशन, कि कोई काम शुरू तो पास्ट में हुआ लेकिन उसका इंपैक्ट किस पर पड़ रहा है, प्रेजेंट पर पड़ रहा है। तो जब भी हमें कंप्लीशन दिखाना होता है तो हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर दिखाना होता है तो शेल का इस्तेमाल करते हैं, और कंटिन्यूटी दिखानी होती है कि कोई काम चालू है तो ये दिखाने के लिए आर अराइविंग, दैट इज एम आर V4 का इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी काम को लेके श्योर नहीं है, ना ही प्रेजेंट में और ना ही फ्यूचर में, तो ऐसे में हम इस्तेमाल करते हैं माइट का। माइट को आप हिंदी में कह सकते हैं शायद।
शायद वो आज नहीं आएगा, शायद मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, शायद मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, शायद वो मुझसे बात नहीं करेगा, शायद बारिश हो सकती है। तो आप जब श्योरिटी नहीं दिखा रहे होते हैं, सिर्फ पॉसिबिलिटी दिखा रहे होते हैं, तो आप यहां पर माइट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति गार्डन में बैठा हुआ है, इसका मतलब वो आ चुका है। तो हमारे गेस्ट आ चुके हैं, इसीलिए गार्डन में बैठे हुए हैं। सो हैव अराइव्ड होगा इसका सही जवाब। आइए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की, एंड दैट इज ही वाज लुकिंग इनटू हिज बुक फॉर द लास्ट 2 आवर्स बट कुडंट फाइंड इट। इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि वो अपनी बुक को लुक इनटू कर रहा है 2 घंटों से, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाया है। दैट मीन्स कि कोई व्यक्ति ही है, वो बुक को लुक इनटू कर रहा है। लुक इनटू का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। कितने घंटों से लुक इनटू कर रहा है? पिछले 2 घंटों से वो लुक इनटू कर रहा है, लेकिन वो बुक को ढूंढ नहीं पाया है। अब यहां पर पहले तो आपको समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि लुक इनटू, लुक डाउन, लुक अबव, लुक फॉर, लुक आफ्टर का मीनिंग क्या है। इनके मीनिंग को पता करने के बाद ही आप सही जवाब दे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हमें कोई चीज इन्वेस्टिगेट करनी होती है, एग्जामाइन करनी होती है, किसी भी चीज की जांच पड़ताल करनी होती है, तो वहां पर हम यूज करते हैं लुक इनटू का। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसी भी चीज की इन्वेस्टिगेशन के लिए या फिर एग्जामाइन करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए आप लुक इनटू इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है दैट इज लुक डाउन। जब भी आप लुक डाउन कहते हैं, इसका मतलब होता है यू आर बेटर देन समबडी, आप किसी से बेहतर हैं। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बेटर देन समबडी। मतलब जब आप खुद को किसी से बेहतर समझने लगे, तो ऐसे में आप लुक डाउन का इस्तेमाल करते हैं। अगला आता है लुकिंग अबव हिज बुक। अब अबव का मतलब तो आप जानते ही होंगे, अबव का मतलब होता है ऊपर की ओर देखना या ऊपर की ओर। तो लुकिंग अबव हिज बुक से यही मतलब निकलता है कि वो बुक कहीं ऊपर है और वो उस बुक के ऊपर से या बुक से भी ऊपर कहीं वो देख रहा है। तो यहां इस सेंटेंस में ये मीनिंग सेंसलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। लुकिंग अबव देखते ही पता लगता है ये गलत है। वो पिछले 2 घंटों से बुक को ऊपर देख रहा है, लेकिन उसको बुक मिली नहीं है, ऐसा नहीं होगा। लुक फॉर का मतलब होता है किसी भी चीज को फाइंड करना, ढूंढना या सर्च करना। फाइंड या सर्च करना या कोशिश करना ढूंढने की, इसका मतलब होता है लुक फॉर। इसके बाद बात करते हैं लुक आफ्टर की। लुक आफ्टर का मीनिंग होता है टेक केयर। टेक केयर का मतलब होता है किसी का ध्यान रखना। जब आप किसी चीज का ध्यान रखते हैं, किसी व्यक्ति का ध्यान रखते हैं, किसी चीज का ध्यान रखते हैं, तो ऐसे में आप लुक आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि सारी फ्रेजल वर्ब्स लुक इनटू, लुक डाउन, लुक अबव, लुक फॉर, लुक आफ्टर, ये सारे मीनिंग्स आपको पता है, तो ऐसे में आप सही जवाब दे पाना आपके लिए आसान होगा कि अगर उसको अभी भी वो बुक नहीं मिली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 2 घंटे से वो उस बुक को ढूंढ रहा था। तो ढूंढने के लिए जो फ्रेजल वर्ब है वो है लुकिंग फॉर हिज बुक, जो इसका सही जवाब है। तो राइट आंसर होगा ही वॉज लुकिंग फॉर हिज बुक फॉर द लास्ट 2 आवर्स बट कुडंट फाइंड इट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन विद मीनिंग्स समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। स्टूडेंट्स, हमारे इस थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है द पिंटू हैज बीन एडवाइज्ड टू रिड्यूस स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर। इसका मतलब पिंटू को एडवाइस दिया गया है। हैज बीन के बाद एक बात का ध्यान रखिए, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूं। हैज बीन के बाद जब भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि यहां आप पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। पैसिव वॉइस में कोई भी एक्शन सब्जेक्ट नहीं करता है, बल्कि काम सब्जेक्ट पर किया जाता है। इसका मतलब इस सेंटेंस में पिंटू ने कोई भी एडवाइस नहीं दी है, बल्कि पिंटू को एडवाइस दी गई है। और एडवाइस किसके द्वारा दी गई है? उसके फैमिली डॉक्टर के द्वारा उसे एडवाइस दी गई है और कहा गया है कि स्मोकिंग को कम कर दे। अब स्टूडेंट्स, यहां पर जो वर्ड मैंने हाईलाइट किया है दैट इज रिड्यूस, आपको इस हाईलाइटेड वर्ड की जगह इन चारों दिए गए ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इन चारों ऑप्शन का पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए, उसके बाद आप सही आंसर दे पाएंगे। सबसे पहले आप यहां पर ये देखिए स्टूडेंट्स कि यहां पर जो टू के बाद रिड्यूस आ रहा है, ये रिड्यूस यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और जब भी हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव्स। इन्हें हम कहते हैं इन्फिनिटिव्स, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं 2 + V1 इन्फिनिटिव कहलाता है। 2 + V1 को आप हमेशा इन्फिनिटिव कहेंगे। और ऐसी वर्ब्स V1 जो बिना 2 के आती हैं, विदाउट टू आती हैं, इन्हें आप कहते हैं डायरेक्ट इन्फिनिटिव्स। अब डायरेक्ट इन्फिनिटिव में आप V1 के साथ 2 का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मींस V1 आएगा लेकिन बिना 2 के। इन्फिनिटिव में आप V के साथ 2 का इस्तेमाल करते हैं, आप कह सकते हैं वर्ब विद 2, और इसे आप कह सकते हैं वर्ब विदाउट 2। V1 जो होती है वो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, और बेस फॉर्म के साथ 2 का इस्तेमाल करना इन्फिनिटिव, और 2 का इस्तेमाल ना करना डायरेक्ट इन्फिनिटिव। अगर आप यहां पर देखें तो 2 की जगह इन चारों में से जो भी आएगा उससे वर्ब होना जरूरी है।
उसे वर्ब होना जरूरी है। तो मैं दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता हूं क्योंकि मैंने ग्रामर अच्छे से पढ़ी है। एक स्टूडेंट अगर ग्रामर को अच्छे से पढ़ रहा है तो उसको पता होता है कि वर्ब कौन सी है और कौन सी नहीं है। अगर उसे पता है कि लेस एक वर्ब नहीं है तो ये ऑप्शन हो जाता है एलिमिनेट। लेस के बारे में आपको बताऊं कि लेस का मतलब होता है किसी भी चीज का कम होना, लेकिन लेस वर्ब नहीं है। लेस को आप डिटरमिनर कह सकते हैं, लेस को आप प्रोनाउन कह सकते हैं, लेस को आप एडवर्ब कह सकते हैं, लेकिन लेस को आप वर्ब नहीं कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट होता है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। ऑप्शन नंबर डी में जो अप है इसका मतलब होता है टुवर्ड्स अ हायर पोजीशन, मतलब ऊपर की ओर। तो किसी भी चीज को ऊपर की ओर दिखाना, हायर पोजीशन की तरफ दिखाना या हायर पोजीशन की तरफ ऊपर की ओर किसी चीज का होना, इसे आप अप कहते हैं। लेकिन अप वर्ब नहीं है। अप एक एडवर्ब का काम कर सकता है लेकिन ये वर्ब नहीं होती है। अप एक वर्ब नहीं है, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। अब बात आती है सर ये लोअर क्या है, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि यहाँ लोअर जो है ये एक वर्ब है। लोअर एक वर्ब है और यहां पर कट भी एक वर्ब है। अगर ये दोनों एक वर्ब है तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए एंड सी दोनों हो सकते हैं, लेकिन दोनों में से चुनना हमें एक ही है। अब मैं आपको बता दूं कि लोअर डाउन का मतलब भी होता है किसी भी चीज को डिक्रीज करना, और कट डाउन का मतलब भी होता है किसी भी चीज को डिक्रीज करना या कम करना। तो किसी भी चीज को डिक्रीज या कम करने के लिए लोअर डाउन का इस्तेमाल भी करते हैं और कट डाउन का इस्तेमाल भी करते हैं। सेंटेंस के अकॉर्डिंग किसका इस्तेमाल करें इसे आप जान लीजिए। स्टूडेंट्स लोअर डाउन का इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी भी पोजीशन, किसी भी चीज, कोई भी चीज जो पोजीशन में ऊपर है उसे नीचे लाना हो। अगर किसी भी चीज को आप फिजिकली ऊपर से नीचे लेकर के आते हैं, किसी चीज की पोजीशन को नीचे लेकर के आ रहे हैं, लेवल को नीचे लेके आ रहे हैं फिजिकली अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए, तो ऐसे में आप वहां पर इस्तेमाल करते हैं लोअर डाउन का। लोअर डाउन के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं। जैसे आपको, आप कार के अंदर बैठे हुए हैं, आपको खिड़की नीचे करनी है, आपने बटन दबाया, बटन आपने दबाया, वो खिड़की नीचे हो जाती है। जो ग्लास है वो नीचे, सॉरी जो ग्लास है वो नीचे हो जाता है। जब ग्लास नीचे हो जाता है मींस यहां पर आप लोअर डाउन बोल सकते हैं। मान लीजिए कि आपके कमरे के अंदर बहुत सारी रोशनी आ रही है, बाहर से काफी रोशनी आ रही है, पर्दा ऊपर कर रखा है आपने, पर्दे को नीचे कर दीजिए, मींस लोअर डाउन, ताकि जो सनलाइट की रोशनी है वो ब्लॉक हो सके। मींस टू लोअर डाउन द कर्टेन्स टू ब्लॉक द सनलाइट। दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल लीजिए। आपने फ्लैग, जो फ्लैग है उसको आपको नीचे करना है, आपको जरूरत नहीं है कि फ्लैग ऊपर रहे, उसका काम हो चुका है। अब आपको फ्लैग को नीचे लेके आना है, मींस फ्लैग को नीचे लेके आने के लिए आप बोलेंगे लोअर डाउन। तो ये तो बात रही लोअर डाउन की। कट डाउन का देखिए इस्तेमाल कहां करते हैं स्टूडेंट्स। रिड्यूस एंड कट डाउन दोनों एक दूसरे की जगह कई बार इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं रिड्यूस का इस्तेमाल कहां किया जाता है, किसी भी चीज में कटौती करना, कमी लाना। मींस जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो स्पीड में कमी लाने को आप बोल सकते हैं रिड्यूस द स्पीड कह सकते हैं। कोई कॉस्ट है उसमें कमी लानी है तो आप रिड्यूस का इस्तेमाल करते हैं। किसी अमाउंट में कमी लानी है तो आप रिड्यूस का इस्तेमाल करते हैं। किसी के साइज में कमी लानी है तो आप रिड्यूस का इस्तेमाल करते हैं। तो साइज, अमाउंट, कॉस्ट, प्राइस, इन सब में, या किसी भी चीज की इंटेंसिटी को कम करने के लिए आप रिड्यूस का इस्तेमाल करते हैं। आप प्राइस रिड्यूस कर सकते हैं, आप टेम्परेचर रिड्यूस कर सकते हैं, आप स्पीड रिड्यूस कर सकते हैं, आप अपने खर्चों को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इन सभी के लिए रिड्यूस आता है। अब रिड्यूस के लिए जो सही विकल्प होगा वो होगा कट डाउन, क्योंकि कट डाउन का इस्तेमाल हम वहां ज्यादा करते हैं जहां पर हम ऐसी खाने पीने की चीजों में कटौती करें जिनको खाने पीने से हमारे हेल्थ पर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, हमारी हेल्थ उससे खराब होती है। तो खाने पीने की चीजों में कटौती करना ताकि हमारी हेल्थ अच्छी हो, उन्हें कम करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ कट डाउन का ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें कहा जाएगा कट डाउन स्मोकिंग। स्मोकिंग, अपनी स्मोकिंग में थोड़ी कटौती कर लीजिए, कमी कर लीजिए, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी हो सके। इसका मतलब कट डाउन का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पर हम स्पेशल एफर्ट्स अपनी तरफ से देते हैं किसी भी चीज को कम करने के लिए। एक एग्जांपल मैं आपको कट डाउन के लिए और देता हूं स्टूडेंट्स। जैसे मान के चलिए कि स्मोकिंग करना अगर आपकी हैबिट बन जाए या किसी आदमी की हैबिट बन जाए, तो ऐसे में स्मोकिंग को आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे में आपको बहुत एफर्ट्स देने होते हैं स्मोकिंग को कम करने के लिए। अगर स्मोकिंग कम कर लेंगे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो खाने पीने की चीजों में कमी करना ताकि हमारी हेल्थ अच्छी हो, इसके लिए कट डाउन ही बेहतर विकल्प है। राइट आंसर इज कट डाउन। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने चारों ऑप्शंस को डिटेल में समझा, उसके बाद हमने इसका सही जवाब दिया। आइए मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, ये आपसे कह रहा है सेलेक्ट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ द एडवर्ब ऑफ मैनर। मींस चारों दिए गए सेंटेंसेस में से वो एक सही सेंटेंस को चुनिए जो एडवर्ब ऑफ मैनर को दिखाता है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर वो एक शब्द होता है या वो फ्रेज होती है जिससे आप दिखाते हैं कि कोई काम आप कैसे करते हैं। मतलब अगर कोई क्वेश्चन आप अगर हाउ में करते हैं, हाउ से क्वेश्चन करने का मतलब कोई काम आप कैसे करते हैं,
तो कैसे का जो रिप्लाई होता है, इसका जो रिप्लाई होता है, इसका जो आंसर होता है, वो हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर में ही दिया जाता है। जब भी आप किसी से पूछेंगे ये काम तुमने कैसे किया, उसका जवाब हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर में आएगा। जैसे यार वो बोलता कैसे है, वो बोलता कैसे है, मैंने कहा वो बहुत ही स्लो बोलता है, ही स्पीक्स स्लोली। तो स्लोली जो हुआ वो क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैंने कहा कि वो डांस कैसे करता है, यार बहुत ही ब्यूटीफुली वो डांस करता है, ही डांसेस ब्यूटीफुली। तो यहां पर जो ब्यूटीफुली शब्द हुआ वो क्या हुआ, दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। तो कहने का मतलब यह है कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ली वाले शब्द होते हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100%, जो ली वाले शब्द होते हैं, जब आप एडजेक्टिव्स में ली लगा देते हैं, तो ऐसे एडजेक्टिव्स में जब ली ऐड करते हैं तो वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर का काम करते हैं, जो ये दिखाते हैं कि कोई काम आप कैसे करते हैं, हाउ का जो जवाब दे दे, हाउ का जो रिप्लाई दे दे, वो ही एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, वो कैसे बोलता है, वो बहुत फास्ट बोलता है। अब यहां पर जो फास्ट वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि ये हाउ का रिप्लाई है। उसने डांस कैसे किया, उसने ग्रेसफुली डांस किया। अब यहां पर जो ग्रेसफुली है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि ये हाउ का रिप्लाई है। तो जो शब्द और फ्रेज हाउ का रिप्लाई होते हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। तो अब आपको इन चारों में से ये देखना है कि हाउ का रिप्लाई कौन दे रहा है, एंड द राइट आंसर इज दिस, ही डज हिज वर्क। वो अपना काम करता है। जरा हाउ में क्वेश्चन करिए, वो अपना काम कैसे करता है, तो आंसर मिलेगा बहुत ही ध्यान से करता है। तो ये केयरफुल जो शब्द है ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो डन, सब्जेक्ट के बाद कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्टली नहीं आती है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये ग्रामेटिकली गलत हो गया, क्योंकि ही के बाद मींस सब्जेक्ट के बाद कभी भी डायरेक्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमेशा हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, जैसे कि हैज, जैसे कि हैव, जैसे कि हैड, जैसे कि हैज बीन, जैसे कि हैव बीन, जैसे कि हैड। इन सारे हेल्पिंग वर्ब्स के बाद ही आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें ही हैज जस्ट डन हिज वर्क, इसमें जस्ट एक एडवर्ब तो है, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है। उसने बस अभी अभी अपना काम खत्म किया है, ही हैज जस्ट डन हिज वर्क, लेकिन यहां ये जस्ट अभी अभी जिसका अर्थ निकलता है, ये हाउ का रिप्लाई नहीं है। बात करें अगर हम अपने फोर्थ ऑप्शन की, ही हैज डन हिज वर्क ऑन माय टेबल, उसने अपना काम मेरी टेबल पर किया है, यहां पर भी हमें हाउ का रिप्लाई नहीं मिलता है। उसने काम कैसे किया, इसका जवाब यहां पर नहीं है। चारों ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन है, ही डज हिज वर्क केयरफुली, उसने अपना काम बहुत ही ध्यान से किया। ये जवाब है कि उसने अपना काम कैसे किया, आंसर आएगा केयरफुली। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी अच्छे से समझ में आया। बात करें अगर हम अपने अगले ऑप्शन की, एंड दैट इज अगले क्वेश्चन की, एंड दैट इज नविका इज सुपर्ब एंड इंप्रेसिव चाइल्ड इन हर क्लास। इसका मतलब यह है कि कोई टीचर है या कोई व्यक्ति है जो कह रहे हैं कि नविका बहुत ही अच्छी है, इंप्रेसिव है, एक बच्ची है, एक इंप्रेसिव चाइल्ड है अपनी क्लास में। देखिए, जब आप किसी को भी सुपर्ब एंड इंप्रेसिव कहते हैं तो सुपर्ब और इंप्रेसिव कहने के पीछे रीजन होता है, और ऊपर से यहां पर आप एक शब्द यूज कर रहे हैं, दैट इज क्लास। मतलब ये बच्ची अपनी क्लास में काफी इंटेलिजेंट होगी, ये बच्ची अपनी क्लास में काफी क्लेवर होगी, मतलब पढ़ाई में सबसे आगे होगी, कोई काम करने में सबसे आगे है। कोई होमवर्क अगर इस बच्ची को दिया जाए तो ये बहुत जल्दी कंप्लीट करती है, कुछ पूछा जाए तो ये जवाब बहुत जल्दी देती है, किसी भी काम को इंटेलिजेंटली कर लेती है, क्लेवरली कर लेती है। तो एक इंटेलिजेंट और क्लेवर बच्चे को आप क्लास में सुपर्ब और इंप्रेसिव बोलते हैं। अब आपको ये बताना है कि इन चारों में से वो कौन सा शब्द है जो इंटेलिजेंट, क्लेवर, सुपर्ब और इंप्रेसिव की जगह बोला जा सकता है। तो आप पहले समझिए स्टूडेंट्स, स्प्लेंडेड जो वर्ड यहाँ पर दिया गया है, स्प्लेंडेड को वैसे आप हिंदी में शानदार कहते हैं, लेकिन ये स्प्लेंडेड शब्द का इस्तेमाल आप करते कहाँ हैं? स्प्लेंडेड शब्द का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब कोई चीज दिखने में, साइज में, शेप में बहुत अच्छी हो। जैसे कोई मकान अगर आपको कहीं दिख जाए, काफी अच्छा दिख जाए, वो मकान काफी अच्छा मकान बना हो, 3 या 4 मंजिल मकान बना है, आपको दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। मैंने क्या कहा कि कोई चीज साइज और शेप में काफी सुंदर दिखे, काफी अच्छी दिखे, तब आप वहां पर स्प्लेंडेड बोलते हैं। तो साइज एंड शेप में कोई चीज अच्छी हो, ब्यूटीफुल हो, इंप्रेसिव हो, तो आप वहां पर स्प्लेंडेड बोलते हैं। मकान आपने देखा, आपने मकान को देख के कहा स्प्लेंडेड हाउस। आपने कोई मंदिर देखा जो आपको बड़ा भव्य शानदार लगा, उसकी बनावट बहुत अच्छी लगी, तो आपने कहा स्प्लेंडेड टेम्पल। और आपने कोई नजारा देख लिया, कोई ऐसा सीन देखा आपने, जैसे आप कहीं घूमने गए, मनाली, ऊटी, वहां पर आपने कोई जगह देखी, तो वहां जाकर आपने कहा स्प्लेंडेड सीन, आपने कहा स्प्लेंडेड सीनरी, तो आप वहां पर स्प्लेंडेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें ऐसे में किसी बच्चे को आप स्प्लेंडेड नहीं कहेंगे, क्योंकि यहां पर बात हो रही है इंटेलिजेंट और क्लेवर की, और स्प्लेंडेड का इस्तेमाल कभी भी इंटेलिजेंट और क्लेवर के लिए नहीं किया जाता है। यहां पर हम बात करते हैं डेजलिंग की। डेजलिंग का मतलब होता है कोई एकदम ब्राइट, कोई लाइट,
एक्सट्रीम इंटेंस ब्राइट लाइट, ब्राइटनेस को दिखाने के लिए, किसी ब्राइट लाइट को दिखाने के लिए आप डेजलिंग का इस्तेमाल करते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको छोटा सा देता हूं इसके ऊपर। ब्राइटनेस को दिखाने के लिए, किसी तरह की ब्राइट लाइट दिखाने के लिए आप डेजलिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, ऐसी कोई लाइट, ऐसी चमक देख करके आपकी आंखें चौंधिया जाए, एकदम से आपकी आंखें बंद हो जाएं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जब वेल्डिंग का काम चल रहा होता है तो जो रोशनी निकलती है, तो उस वक्त आप उसे डायरेक्टली देखते हैं तो एकदम आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जब आप पटाखे चलाते हैं तो पटाखों को आप डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं पास से, क्योंकि उनमें से रोशनी जो निकलती है वो इंटेंस ब्राइट होती है, एक्सट्रीम ब्राइट होती है, बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट निकलती है। कहने का मतलब बस यही है कि अगर कोई ब्राइट लाइट देखने पर आपकी आंखें एकदम बंद हो जाती है ना, उसे डेजलिंग कहते हैं आप। तो या फिर एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं कि ऐसी कोई चीज आप देख लें कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएं, वो चीज इतनी खूबसूरत हो, वो इतनी अच्छी हो कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाए, तो उसे भी आप डेजलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर डेजलिंग का जो फोकस होता है वो ब्राइटनेस के ऊपर होता है। यहाँ पर आप किसी लड़की को क्लास में डेजलिंग नहीं कह सकते हैं, या किसी स्टूडेंट को डेजलिंग नहीं कह सकते हैं। बात करें अगर विविड की, तो विविड का यहाँ पर फोकस जो होता है वो क्लैरिटी पर होता है, क्लैरिटी पर होता है, या लिवलीनेस पर होता है, और यू कैन से लिवलीनेस। अब क्लैरिटी और लिवलीनेस का मतलब क्या है जरा समझिए। जैसे मान के चलिए कि आपने कोई पेंटिंग देखी, उस पेंटिंग के कलर्स इतने ज्यादा नेचुरल थे कि आपको लग रहा था कि इस पेंटिंग में जो सनसेट हो रहा है ना, वो वाकई में वैसा सनसेट हो रहा है जैसा कि हम देखते हैं रियल लाइफ में। आपने उस पेंटिंग में जो घासों को देखा, जो घास एक पेंटर ने उसमें उस पेंटिंग में बनाई, तो आपने देखा कि यार ये घास का जो कलर है वो एकदम रियलिस्टिक है, ऐसा लग रहा है कि नेचुरल घास जैसा हम देखते हैं अपनी रियल लाइफ में वो देख रहे हैं। आपने उसमें पानी बहता, आपने देखा कि उसमें पेंटर ने पानी बनाया हुआ है, पानी को इस तरह से डिजाइन किया है, पानी का कलर इस तरह से दिया गया है कि वो एकदम एकदम लग रहा है कि आप रियल लाइफ में पानी को सामने देख रहे हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मैंने एक ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया, विविड डिस्क्रिप्शन का मतलब है मैंने इतने अच्छे से किसी चीज को डिस्क्राइब किया कि आपके सामने वो हर चीज, मेरे हर शब्द एकदम पिक्चर की तरह उभर के आने लगे। आपको लगने लगा कि आप उस चीज के अंदर खुद हैं। मान के चलिए मैंने एक मूवी के बारे में आपको बताया, मूवी की कहानी को इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया कि आपको ये लगने लगा कि ये मूवी साक्षात, मूवी एकदम रियल में हमारे सामने चल रही है। तो किसी भी चीज की क्लैरिटी को बताने के लिए आप विविड का इस्तेमाल करते हैं कि कोई चीज इतनी क्लियर है कि आप इमेजिनेशन कर पा रहे हैं, उस चीज को सोच पा रहे हैं, एंड दैट इज विविड। तो बात करते हैं आप ब्रिलियंट की। इंटेलिजेंट और क्लेवर के लिए आप यूज करते हैं ब्रिलियंट शब्द का, कि कोई व्यक्ति होनहार है, कोई व्यक्ति पढ़ाई में अच्छा है, इंटेलिजेंट है, जल्दी सोच पाता है, जल्दी डिसीजंस ले पाता है, क्लेवर है, तो ये बताने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं शब्द ब्रिलियंट का। तो सही आंसर होगा दैट इज ब्रिलियंट। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। मैं मानता हूं कि थोड़ा समय जरूर आपको लग रहा है, मैं थोड़ा समय ले रहा हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक बार चीजों को अच्छे से समझ लिया जाए ताकि हमें दोबारा इन चीजों में समय इन्वेस्ट ना करना पड़े। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। आई वेंट टू पेरिस रेगुलरली। इसका मतलब ये हुआ कि भाई मैं वेंट, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ठीक। अब वेंट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल जब भी हम किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। पेरिस उसका रोज, अक्सर, वो रेगुलर, बार बार वो पेरिस जाता था। वेंट था को दिखाता है, पास्ट को दिखाता है। रेगुलरली का मतलब होता है फ्रिक्वेंटली किसी काम को करते रहना, है ना। मैं रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, मैं रेगुलरली प्रोटीन शेक का इस्तेमाल करता हूं, मैं रेगुलरली जिम जाता हूं। तो रेगुलरली का मतलब होता है फ्रिक्वेंटली, या बार बार किसी काम को करते रहने को आप रेगुलरली कहते हैं। अब आपको बताना है कि वो चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो रेगुलरली को जस्टिफाई करता है, जो रेगुलरली के जैसा है। तो यहां पर ट्वाइस का मतलब होता है दो बार, मतलब सिर्फ दो बार, उससे ज्यादा नहीं। बट रेगुलरली का मतलब होता है बार बार, तो ट्वाइस तो होगा नहीं। यहां पर हैप्पीली का मतलब होता है खुशी से, खुशी से। तो जब हैप्पीली का मतलब खुशी से है, लेकिन यहां तो हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की, किसी भी चीज को बार बार दोहराने की। हैप्पीली हमारा सही जवाब नहीं होगा, ट्वाइस हमारा सही जवाब नहीं होगा। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। अगर आज मंडे है तो बीता हुआ कल दैट इज संडे, और आज अगर ट्यूसडे है तो बीता हुआ कल वेडनेसडे, और आज अगर सैटरडे है तो बीता हुआ कल फ्राइडे। तो बीते हुए कल को यस्टरडे कहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी नहीं दिखा रहा है। ऑफन सही जवाब होगा, क्योंकि ऑफन का मतलब होता है अक्सर। ये होगा आपका सही जवाब। आई ऑफन टेक टी, मैं अक्सर चाय पीता हूं। आई ऑफन टेक कॉफी, आई ऑफन गो टू जिम, मैं अक्सर जिम जाता हूं। तो कोई काम को आप बार बार दोहराते हैं, फ्रिक्वेंटली करते हैं, बार बार करते हैं, तो यहां पर आप इस्तेमाल करते हैं वर्ड ऑफन का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एंड दैट इज द न्यू शॉप दैट ओपनड लास्ट वीक आर हार्डली सफिशिएंट स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट दैट इट एडवर्टाइज्ड अबाउट। आप यहां पर अगर ध्यान से देखें तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट है, दैट इज न्यू शॉप। ये है हमारी रिलेटिव क्लॉज, दैट इज दैट ओपनड लास्ट वीक। ये डिस्क्रिप्शन है हमारे इस सब्जेक्ट शॉप का, दैट ओपनड लास्ट वीक।
अब यहां पर शॉप अगर आपका सब्जेक्ट है तो किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस बनाने के लिए आप सब्जेक्ट के साथ वर्ब का इस्तेमाल तो करते ही हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर एक शॉप की बात हो रही है, ना कि एक से ज्यादा शॉप की। तो यहां पर जो सब्जेक्ट हमारा न्यू शॉप है ये सिंगुलर है, और सिंगुलर को हमेशा जरूरत होती है सिंगुलर वर्ब की। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ऐसे में ये कंप्लीटली गलत है, ये गलत है क्योंकि आर तो यहां आ नहीं सकता, क्योंकि हमारा जब सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल आ नहीं सकते। अब ऐसे में सही ऑप्शन को हम कैसे चुने, जरा वो देखिए एक बार। सबसे पहले यहां देखिए कि इसके बाद कभी हैड नहीं आता, इसके बाद कभी हैड नहीं आता। इज यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद आप मानिए कि यहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। हेल्पिंग वर्ब है तो यहां वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। अगर इसको आप हेल्पिंग वर्ब मानते हैं तो इज अपने आगे इज, एम, आर, वॉज, वर, अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, तो इनके बाद हमेशा फोर्थ फॉर्म आती है। अगर आप इसको एक लिंकिंग वर्ब मान लें तो लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद नाउन आ सकता है, इसके बाद प्रोनाउन आ सकता है, इसके बाद एडजेक्टिव आ सकता है, लेकिन हैड यहां नहीं आएगा। ना तो हैड वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ना ही हैड नाउन है, ना ही प्रोनाउन है, ना ही एडजेक्टिव है। ऐसे में ये ऑप्शन भी हो जाता है हमारा गलत। दूसरा, अगर हम बात करें हार्डली इज हैविंग, जैसा कि मैंने कहा कि इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो आ सकती है ना। अब आप कहेंगे सर इसके बाद फोर्थ फॉर्म तो आ गई, इसको सही होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, लेकिन एक छोटा सा नियम है वो जान लीजिए कि हैव दो तरह से काम करता है। हैव मेन वर्ब का भी काम करता है, हैव हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, और जब ये हैव मेन वर्ब का काम करता है तब यहां पर हैव के कई अर्थ निकलते हैं। हैव पोजेशन को भी दिखाता है, हैव पोजेशन को दिखाता है, और जब हैव पोजेशन को दिखाता है, पोजेशन का मतलब समझिए क्या होता है कि मेरा अधिकार किसी चीज पर है। मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन, मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास अधिकार है, आई हैव राइट्स। तो हैव का मतलब होता है कि मेरा अधिकार किसी चीज पर है, अधिकार है, इसीलिए मेरे पास है। तो पोजेशन के सेंस में कभी भी हैव का हैविंग नहीं होता है, पोजेशन के सेंस में हैव को हैविंग नहीं बोलते हैं। और यहां पर हम बात कर रहे हैं पोजेशन की, जब पोजेशन की बात कर रहे हैं तो हैविंग यहां नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी हमारा हो जाता है गलत। उसके बाद बात करें हार्डली की, बात करें तो हार्डली एक एडवर्ब है, हार्डली एक एडवर्ब है, और इस एडवर्ब का मतलब होता है मुश्किल से, मुश्किल से ही, मुश्किल से। हार्डली की जगह एक वर्ड और होता है स्केर्सली, एक वर्ड होता है बेयरली, इन सब के मतलब एक ही होता है। हार्डली का मतलब होता है एडवर्ब, दैट इज ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब है, इसका हिंदी अर्थ होता है मुश्किल से। और जब हम हार्डली का इस्तेमाल करते हैं, हार्डली ऑलरेडी एक निगेटिव एडवर्ब होता है, और हार्डली कभी भी अपने आगे निगेटिव हेल्पिंग वर्ब्स को नहीं लेता है। हार्डली है तो सेंटेंस में फिर नॉट आप नहीं लगाएंगे, हार्डली है तो आप डू नॉट, डज नॉट, हैड नॉट, ये सब नहीं बोलेंगे। हार्डली ऑलरेडी पूरे सेंटेंस को नेगेटिव कर देता है। जब ये नेगेटिव कर देता है तो इसके जिस भी सेंटेंस में आता है उसमें कोई भी नेगेटिव दूसरा कोई शब्द नहीं आप इस्तेमाल कर सकते। हार्डली ऑलरेडी नॉट है, आप दोबारा नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हैडंट का मतलब हैड नॉट है, तो ये ऑप्शन भी हो जाता है गलत। ऐसे में एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, दैट इज हार्डली हैड, जो सही ऑप्शन है। यहां पर बात हो रही है लास्ट वीक की, लास्ट वीक माने पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो यहां पर आर हार्डली नहीं बल्कि होगा आंसर हार्डली हैड। मतलब समझिए इसका क्या है, एक नई शॉप जो पिछले हफ्ते खोली गई, उस शॉप में प्रोडक्ट्स का जो स्टॉक था वो मुश्किल से ही था, लेकिन एडवर्टाइज किया गया था कि बहुत है। प्रोडक्ट्स दैट इट एडवर्टाइज अबाउट, एडवर्टाइज किया गया था कि जो नई शॉप खुलेगी उसमें अच्छे खासे प्रोडक्ट्स होंगे, लेकिन इसके पिछले हफ्ते खुलने पर इसमें उतने प्रोडक्ट्स नहीं थे, मतलब ना के बराबर स्टॉक था, मुश्किल से ही स्टॉक था, जितना उन्होंने एडवर्टाइज किया था उतना नहीं था। ये इसका एक मीनिंग निकल के आता है। राइट ऑप्शन होगा हार्डली हैड, लेकिन इस राइट ऑप्शन तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा यह आपको दिखाई दे रहा होगा। ग्रामर में जब तक आप डीपली चीजों को नहीं सीखेंगे, हर पहलू को नहीं समझेंगे, तब तक आप सही ऑप्शन का चयन भी नहीं कर पाएंगे। सही ऑप्शन का चयन करने के लिए आपको ग्रामर हमेशा डिटेल में पढ़नी होती है, एक एक चीज को समझना होता है और टाइम देना होता है, तब जाकर के आप एग्जाम्स को क्रैक कर पाते हैं और इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, एंड दैट इज अबू सेड दैट ही सॉ द पिक्चर। अबू ने कहा, भाई अबू ने कब कहा, अबू ने पास्ट में कहा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है, ठीक। अबू ने कहा एंड दैट ही सॉ द पिक्चर, उसने एक पिक्चर देखी। एक बात बताइए मुझे कि अबू ने पिक्चर देखने के बाद कहा या पिक्चर देखने से पहले कहा। ऑब्वियस सी बात है, इस सेंटेंस को देख करके पता लगता है कि अबू ने जब कहा होगा तब उससे पहले ही उसने पिक्चर्स को देख लिया था। उसने कोई पिक्चर देखी, उसको देखने के बाद ही उसने कहा, मतलब ये इंसिडेंट पहले हो चुका है, ये इंसिडेंट सबसे पहले हुआ है, ये इंसिडेंट बाद का है।
तो स्टूडेंट्स, जब भी पास्ट में दो इंसिडेंट्स होते हैं, जब भी पास्ट में दो इंसिडेंट होते हैं, एक पहले और एक बाद में, तो जो इंसिडेंट पहले होता है ना, उसके साथ आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और जो इंसिडेंट बाद में होता है उसके साथ आप सिंपल पास्ट मींस पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। ये बात मेरी आप दोबारा सुनिएगा। जब कभी भी पास्ट में दो घटनाएं होती हैं जिनका रिलेशन आपस में है, पहली घटना होती है उसके साथ आप पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस आप किस वर्ब से दिखाते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस को रेफर करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए आप हैड का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यहां से आप दिखाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंपल पास्ट को आप कैसे दिखाते हैं? सिंपल पास्ट टेंस को दिखाने के लिए, दैट मीन जिसे आप पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के लिए आप यूज करते हैं या तो डिड का, डिड प्लस V1 का, या वर्ब की सेकंड फॉर्म का, या तो डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ आप V1 का इस्तेमाल करते हैं, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब दो घटनाएं हुई, पहली घटना के साथ आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट, दूसरी घटना के साथ यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। अब यहां पर एक चीज देखें, यहां पर बात हो रही है पास्ट की, ऐसे में आप प्रेजेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हैज यहां पर दिखाता है प्रेजेंट परफेक्ट को, लेकिन क्वेश्चन में हमें चुनना है पास्ट, क्योंकि कहने वाली बात पास्ट में हुई है, जो रिपोर्ट किया गया है वो पास्ट में किया गया है। ही विल हैव सीन द पिक्चर, उसने पिक्चर देखी होगी, ठीक है, ये भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ही वुड हैव सीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं फ्यूचर को दिखाते हैं, पास्ट में हुई घटनाओं को दिखाते हैं। अब यहां पर एक ऑप्शन हमारे पास बचता है, ही हैड सीन द पिक्चर। मैंने क्या कहा कि अब्बू ने कहा, तभी कहा होगा जब उसने पिक्चर देखी होगी, मतलब पहले पिक्चर देखी है बाद में कहा, तो जो काम पहले होता है उसके साथ आप पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और एक ही ऑप्शन है जो पास्ट परफेक्ट टेंस को दिखाता है, एंड दैट इज हैड सीन द पिक्चर। ठीक, तो यहां सही जवाब होगा हैड सीन द पिक्चर। विल हैव के बारे में दोबारा बता दूं, विल हैव दिखाता है पॉसिबिलिटीज को, वुड हैव दिखाता है पॉसिबिलिटीज को। वुड हैव कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज किया जाता है, विल हैव दिखाता है पॉसिबिलिटीज, एंड वुड हैव दोनों पॉसिबिलिटीज को दिखाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन यहां पर दिखाया जा रहा है फैक्ट को, और फैक्ट को दिखाने के लिए फिर आप यहां पर विल हैव और वुड हैव नहीं यूज करेंगे, ऐसे में आप यूज करेंगे हैड सीन का। तो विल एक मॉडल वर्ब है, वुड एक मॉडल वर्ब है, ये कभी भी फैक्चुअल चीजें नहीं दिखाती हैं, ये हमारी इंटेंशंस को दिखाती हैं, ये संभावनाओं को दिखाती हैं। तो इंटेंशंस और संभावनाओं को दिखाने के लिए कभी भी हम विल हैव और वुड हैव का इस्तेमाल नहीं करते हैं जहां पर बात फैक्ट की हो रही हो। तो ऐसे में ये भी गलत, ये भी गलत, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये बात मेरी समझ में आई होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। He led me to the room that had obviously been built later than the rest of the house. यहाँ पे जो led है वो सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है किसी को ले जाना, ले जाना। अगर ये सेकंड फॉर्म है तो समझ जाइए ये घटना पास्ट की है। अब यहाँ पर आपको एक वर्ड हाईलाइट किया हुआ है, दैट इज ऑब्वियस। इसका मतलब है स्पष्ट रूप से, स्पष्ट, कोई भी चीज ऑब्वियस है। ऑब्वियसली मैं तो कॉलेज जाऊंगा, मुझे तो एग्जाम देना है, मतलब ये बात स्पष्ट है कि मैं कॉलेज जाऊंगा। ऑब्वियसली मैं उससे बात करूंगा, क्यों भाई, मैंने बहुत समय से बात नहीं करी है, तो ये स्पष्ट है कि मैं उससे बात करूंगा। कोई भी चीज अगर श्योर है, सर्टेन है, स्पष्ट है, तो वहां पर आप ऑब्वियस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बात आ जाती है कि ऑब्वियस के जैसे ही चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ऑब्वियसली, ऑब्वियसनेस, ऑब्लिवियसनेस, ऑब्वियसली। अब आप ऐसे में क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहां पर ध्यान से देखिए, एडवर्ब, जो भी एडवर्ब्स होते हैं इनका काम क्या होता है पहले समझिए। एडवर्ब्स का काम होता है वर्ब की क्वालिटी बताना, वर्ब को क्वालिफाई करना। वर्ब के लिए हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव्स के लिए हम वर्ब का इस्तेमाल वर्ब के साथ होता है, एडवर्ब का इस्तेमाल वर्ब के साथ होता है, एडवर्ब का इस्तेमाल एडजेक्टिव के साथ होता है, एडवर्ब का इस्तेमाल किसी दूसरे एडवर्ब के साथ भी हो सकता है। तो ये चीज तो पहले आपको दिमाग में बिठानी है कि एडवर्ब का इस्तेमाल वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ होता है। अब आप यहां पर देखिए, ऑब्वियस जो है वो एडजेक्टिव है, ऑब्वियस एडजेक्टिव है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब 1 आ रही है, यहां पर 1, और यहां पर आ रही है वर्ब नंबर 2, यहां पर सेकंड वर्ब है और यहां पर फर्स्ट वर्ब है, यहां पर तीसरी वर्ब है, दैट इज मेन वर्ब V3। इसका मतलब यह है कि हमें वर्ब्स के साथ ही शब्द का, इस शब्द का यूज करना है, और एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाता है वर्ब के साथ। जब एडवर्ब का इस्तेमाल वर्ब के साथ करना है और ये बीच में जो ऑब्वियस है, ये तीनों वर्ब्स के बीच में ये वर्ड आ रहा है, इसका मतलब कुल मिलाकर के आपको एक ऐसा वर्ड चाहिए जो एडवर्ब हो। इन चारों में से एक ही वर्ड है जो एडवर्ब है, दैट इज ऑब्वियसली। ऑब्वियसली, ऑब्वियस का आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये एडजेक्टिव है, इसीलिए आप यहां पर इस्तेमाल करेंगे ऑब्वियसली। और मैंने आपको आज के इस सेशन में ये भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताया था कि ली वाले शब्द ज्यादातर केसेस में जो एडजेक्टिव प्लस ली होते हैं वो एडवर्ब बनाते हैं। तो ऐसे में यहां पर ली जो शब्द है वो एडवर्ब है। राइट आंसर इज ऑब्वियस के लिए ऑब्वियसली, एंड ये सारे होंगे गलत जवाब। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। मैं इसका मीनिंग आपको और बता देता हूं। ही लेड मी टू द रूम, वो मुझे उस रूम में ले गया, दैट हैड बीन बिल्ट लेटर देन द रेस्ट ऑफ द हाउस, वो मुझे उस कमरे में ले गया जो कमरा पूरे घर बनने के बाद बना था। मतलब पहले घर बन गया, उसके बाद में एक कमरा बनाया गया,
तो वो कमरा जो था, उस कमरे को उस पूरे घर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए और एम्फेसाइज करने के लिए हम यहाँ पर ऑब्वियसली शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जो वाकई में उस रूम को उस पूरे घर से अलग बना रहा है। तो यहाँ पर एम्फेसाइज करने के लिए हमने इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, एम्फेसाइज के लिए हमने यहाँ पर ऑब्वियसली का इस्तेमाल किया जो एडवर्ब है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में अच्छे से आया होगा कि इसका सही आंसर है तो क्यों है और इस लिखे गए पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है। आइए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, एंड दैट इज सोलोमन एक व्यक्ति का नाम है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ऑलवेज रेफर्स, रेफर्स यहाँ पर एक वर्ब है, ये फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये सिंगुलर मेन वर्ब है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट सोलोमन है वो वहां सिंगुलर है। और जब हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे आप कहते हैं सिंगुलर मेन वर्ब, तो ये दिखाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो ये जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। रेफर्स, रेफर्स इन द डिक्शनरी फॉर क्लियरिंग डाउट्स अबाउट वर्ड्स। तो यहाँ से एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, सोलोमन हमेशा एक डिक्शनरी का इस्तेमाल करता है अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। जिस भी शब्द में उसको प्रॉब्लम आती है, डाउट होता है, उसे क्लियर करने के लिए वो डिक्शनरी का इस्तेमाल करता है। मैं आपको बता दूं कि जब भी आप रेफर्स का इस्तेमाल करते हैं, रेफर का इस्तेमाल करते हैं, बेस फॉर्म V1 रेफर का इस्तेमाल करते हैं, इसके कई मतलब होते हैं। एक मतलब होता है किसी चीज की ओर इशारा करना, रेफर का मतलब होता है कंसल्ट करना, या फिर रेफर का एक मतलब और होता है किसी चीज को मेंशन करना, शामिल करना। रेफर का एक मतलब और होता है उलट पलट करना पन्नों को कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो यहां पर सही मीनिंग होगा दैट इज रेफर टू। रेफर टू का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब कोई जानकारी लेने के लिए आप किताबों के पन्ने पलटना शुरू कर देते हैं। किताबों से जानकारी अगर आपको चाहिए, किसी भी किताब से जानकारी चाहिए, तो वहां पर आप रेफर टू का इस्तेमाल करते हैं। तो सोलोमन ऑलवेज रेफर्स टू, टू इन नहीं आएगा, यहां पर टू आएगा। रेफर्स टू द डिक्शनरी, हमेशा डिक्शनरी को फॉलो करता है, डिक्शनरी के पेजेस खंगालता है, उलट पलट करता है, ताकि जिस शब्द में उसको प्रॉब्लम आ रही है, जो डाउट आ रहा है, वो क्लियर किया जा सके। तो ज्यादा डिस्कशन की हमें इसमें जरूरत भी नहीं है, बाकी कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा, एंड दैट इज टू इज द राइट आंसर। एक्चुअल में कई बार हम किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हुए उसकी हिंदी करते हैं और हमारी हिंदी उस पढ़े हुए सेंटेंस से अगर मैच कर जाती है तो ऐसे में हमें लगता है कि वो सही जवाब है। मैं एक बात आपको बता दूं कि हर बार सेंटेंसेस को इंग्लिश में पढ़ना और उसकी हिंदी करना और हिंदी उस सेंटेंस से मैच कर जाना हमेशा सही नहीं हो सकता है। हिंदी में आप जिसे मे कह रहे होते हैं उसका प्रीपोजिशन हमेशा इन नहीं होता है, उसका प्रीपोजिशन टू भी हो सकता है, एट भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखिए कि हमेशा लिखे गए इंग्लिश सेंटेंसेस को अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करते हैं और हिंदी में वो एग्जैक्टली मैच कर जाता है कि इंग्लिश में भी इन लिखा है, मेरी हिंदी में भी इन आता है, वो इन सही आता है, मे सही आता है, तो वो सही होगा, ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश को अलग तरह से आपको जज करना होता है, हिंदी को अलग तरह से आप जज करते हैं। अगर मैं सेंटेंस को पढ़ूं सोलोमन ऑलवेज रिफर्स, सोलोमन हमेशा डिक्शनरी में देखता है अपने कोई भी वर्ड में अगर कोई डाउट आता है उसे क्लियर करने के लिए डिक्शनरी में देखना। अब आपको ये लगेगा कि बिल्कुल सही है, डिक्शनरी में देखा जा सकता है, तो ये तो सही है, लेकिन नहीं है। रेफर अपने आगे प्रीपोजिशन टू लेता है, जिसके ये एक फिक्स है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, और यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आज हमने ये 10 क्वेश्चन इस सेशन में डिस्कस किए। उम्मीद है कि आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ, आपको समझ में आया है। अगर कोई डाउट अगर आपको आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन जो है वहां पर आप अपना कमेंट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम अगर आपको है, कोई कंफ्यूजन किसी वर्ड में रह गया, कोई चीज शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, समझा नहीं पाया, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को मैं, या पॉसिबल होगा तो मैं वहीं के वहीं एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर किसी वीडियो में मैं उस चीज को डिस्कस कर दूंगा। उम्मीद करता हूं आज आपको मेरा ये सेशन पसंद आया, सारी चीजें आपको अच्छी समझ में आई होंगी। फिर से कहूंगा मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आगे चल के ऐसे कई वीडियोस, कई अच्छे वीडियोस में और बेहतर जानकारी के साथ, बेहतर इंफॉर्मेशन के साथ आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। लेकिन आज के इस सेशन में इतना ही काफी है, एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार।